ब्राजील से अमेरिका के लिए मेरी 1 बजे की फ्लाइट थी, जिसमें सिर्फ 8 यात्री थे। किसी अजीब कारण से वह विमान अमेजन के घने जंगल के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। हालांकि सभी यात्री इस दुर्घटना से सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन अब वे विशाल घने जंगल के बीच फंस गए हैं, जहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब उन्हें खुद ही जंगल के खतरों से बचकर अपने घर लौटना होगा। इन सब रोमांचक घटनाओं को हम आज की इस अद्भुत मिस्ट्री एडवेंचर सीरीज में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 1 बजे की उस छोटी यात्री विमान से जो अमेरिका जा रही थी। तभी एक यात्री हैरान होकर पूछता है कि उनकी फ्लाइट का रूट क्यों बदल दिया गया है। इस पर फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि उनके असली रूट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रूट बदल दिया है और अब वे अमेजन के ऊपर से उड़ेंगे। चूंकि इस फ्लाइट में केवल 8 यात्री हैं, इसलिए वे रूट बदलने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा विमान अचानक हिलने डुलने लगता है। पायलट देखता है कि अचानक उनका जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि कोई भी कंट्रोल पैनल भी चालू नहीं है। पायलट जल्दी से मुख्य बेस से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है। हालांकि अजीब बात यह है कि पायलट को पहले से ही शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वह प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने की कोशिश करते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है, जिसमें वह प्लेन के अंदर छुपे हुए बड़े बड़े राजों के बारे में बताता है। यह देखकर उसे पहले से ही ऐसी दुर्घटना का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। अब प्लेन और नीचे जाकर जंगल की ओर गिरने लगता है, जहां पायलट किसी तरह पहाड़ों से बचते हुए पेड़ों की डालियों का इस्तेमाल करके प्लेन की रफ्तार कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का झटका कम हो। और कुछ किलोमीटर तक घसीटने के बाद आखिरकार प्लेन रुक जाता है। यहाँ प्लेन में मौजूद सभी 8 यात्री सुरक्षित रहते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वह प्लेन के टकराने से मौके पर ही मारी जाती है। अब यात्री डर के मारे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी और को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, इसलिए 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की हालत देखने लगते हैं। लेकिन वहां देखा जाता है कि कुछ नजदीकी डालियां पायलट के सीने में घुस गई हैं। फिर भी वह तब भी जीवित था, इसलिए वे पायलट को धीरे धीरे सीट से हटाने की कोशिश करते हैं ताकि वह ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक विमान के बाहर से आग लगने की आवाज आती है, जिससे सभी यात्री जल्दी से विमान से बाहर निकल आते हैं और वे उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पूरा विमान जलकर राख हो जाता है तो बचाव दल के आने तक वे कहां रहेंगे। कुछ समय बाद जब स्थिति शांत होती है तो 8 यात्री एक साथ होकर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि पेलोड रूट बदलने के बाद वे कैसे अमेजन के किसी गहरे इलाके में आ पहुंचे। इसके अलावा किसी के भी सेलफोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बिना बाहर किसी से संपर्क करना या मदद मांगना संभव नहीं है। यह जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ है, इसीलिए पैदल बाहर निकलना तो सवाल ही नहीं उठता। उधर बाहर किसी को पता भी नहीं है कि वे यहाँ जंगल में फंसे हुए हैं, इसलिए कोई उन्हें बचाने भी नहीं आएगा। अब इन 8 यात्रियों में से एक, जिसका नाम जैक है, वह सबका परिचय जानना चाहता है ताकि वे एक दूसरे को जानने के बाद मिलकर ये फैसला कर सकें कि सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए। जैक अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करता है ताकि लोग इंश्योरेंस से जुड़ी धोखाधड़ी न कर सके, और अब वह अपना एक केस खत्म करके अमेरिका लौट रहा है। फिर एक और यात्री अपना नाम बताता है, केविन, जो पेशे से उसने कुछ साल डॉक्टर के रूप में काम करने के बाद अब मेडिकल उपकरणों के वितरण का व्यवसाय शुरू किया है। इसी वजह से वह अपनी नई कंपनी के लिए डील पूरी करके अमेरिका लौट रहा है। डॉक्टर केविन यहाँ पायलट को देखकर समझ जाता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स पर चोट लगी है, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा है, और वह यहाँ का इकलौता पायलट है जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह उसे बचाना ही हो। यहाँ तीसरी यात्री क्रिस्टिना नाम की एक लड़की है जो कहती है कि वह अक्सर अलग अलग देशों में यात्रा करती है और अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। इस बार भी वह घूमने के लिए किसी और देश गई है, लेकिन जब उससे उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वह कुछ भी नहीं बताती। यहाँ चौथे यात्री हैं कार्लोस नाम के एक रेसलर जो मूल रूप से मेक्सिको के रहने वाले हैं, लेकिन अब वह एक फाइटिंग प्रतियोगिता के लिए इस फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। 1 बजे युवा दंपति डॉन और एमी हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी नई शादी के बाद हनीमून पर निकले हैं। अंत में है 1 बजे मध्यम आयु वर्ग के दंपति डेविड और लिसा, जो मूल रूप से अमेरिका के एक छोटे शहर में 1 बजे होटल चलाते हैं, लेकिन अब डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए बाहर जा रहे हैं। इस तरह 8 यात्री एक दूसरे के बारे में मोटे तौर पर जान लेते हैं। इस बीच उनके साथ एक घायल पायलट भी है जो अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो जैक सबको बताता है कि सबसे पहले उन्हें प्लेन में मौजूद खाना और पत्र के रूप में राशन को बांट देना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि वे कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। वे देखते हैं कि प्लेन का खाना और पानी अधिकतम 3 दिन तक ही चलेगा। इसके बाद वे सोचते हैं कि चूंकि जंगल में बारिश या तूफान आ सकता है तो उन्हें प्लेन के अंदर ही शरण लेनी पड़ सकती है, इसलिए मितो फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन के बाहर कुछ दूर ले जाकर रखना होगा ताकि प्लेन के अंदर जगह बनी रहे। अब शुरुआत में वे ये छोटे छोटे काम पूरे कर लेते हैं और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने की योजना बनानी होगी। तब जैक और बाकी सभी लोग घायल बॉलेट से पूछते हैं कि क्या उसके प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन है जिसके जरिए वे बाहर मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यह प्लेन अपनी मुख्य राह छोड़कर इस जंगल में कैसे आ गया, प्लेन बिना किसी खराब मौसम के यहाँ क्रैश कैसे हो गया। पायलट कुछ बताने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है कि वह कोई राज जानता है, लेकिन बोलने में असमर्थ होने के कारण वह कुछ भी नहीं कह पाता। तब जैक कहता है चूंकि केविन एक डॉक्टर है इसलिए वह पायलट का इलाज करता है, लेकिन केविन तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि अगर पायलट को बचाना है तो उसकी सर्जरी करनी होगी और अभी जंगल के बीच उसके पास कोई सर्जरी के उपकरण या दवाइयां नहीं है।
हैं। ऐसी स्थिति में सर्जरी करने से पायलट और भी जल्दी मर सकता है। इसलिए सभी यह फैसला करते हैं कि अब पायलट के ठीक होने तक इंतजार करना होगा। इधर लिसा प्लेन से खाना निकालकर सबको थोड़ा थोड़ा करके बांट देती है और खाना खाने के बाद सभी लोग एक नई उम्मीद के साथ बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तब क्रिस्टीन पास की एक पहाड़ी की ओर देखकर कहती है कि कौन जाने, अगर हम ऊपर चढ़ें तो शायद मोबाइल में कोई सिग्नल मिल जाए, इसलिए उन्हें वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वे तय करते हैं कि अगले दिन सुबह वे पहाड़ी पर चढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से मुख्य वीडियो पर लौटते हैं। वन एक्सपेक्ट वर्तमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय ऑनलाइन बुकमेकर प्लेटफॉर्मों में से एक है, जिसका आधिकारिक पार्टनर है और PSG। इसलिए यह ऐप बहुत ही आसान, मजेदार और लाभकारी है। साथ ही इसमें जीतने की संभावना भी बहुत अधिक है। केवल कुछ पैसे डिपॉजिट करके तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो। यह एक विशाल एंटरटेनमेंट ड्यू है, जिसमें लाइव इवेंट देखने की रोमांचक उत्तेजना और तेजी से पैसे कमाने का शानदार मौका है। वन एक्सपेक्ट पर जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो तो मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करो और बोनस अधिकतम 26,000 रुपए तक, और जो भी पैसे तुम कमाओगे उन्हें आसानी से निकाल सकते हो अपने मोबाइल वॉलेट जैसे कि विकास, नगद या रॉकेट के माध्यम से सिर्फ कुछ ही मिनटों में। इसके अलावा अभी 1xBet का एक बड़ा प्रमोशन चल रहा है, जिसमें तुम अपने सपनों की कार, बाइक, यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपए तक की नकद राशि भी जीत सकते हो। लेकिन यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दो। अब नीचे पिन किए गए कमेंट को फॉलो करो और मेरा प्रोमो कोड MN10 इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर लो और कुछ पैसे डिपॉजिट करके खो जाओ एक नई और रोमांचक दुनिया में। ठीक उसी समय पायलट की हालत भी बिगड़ने लगती है। यहाँ केविन, जो डॉक्टर है, अब तक कुछ नहीं कर रहा था, वह अब घोषणा करता है कि ऐसी हालत में तो पायलट वैसे भी मर जाएगा, इसलिए वह जोखिम उठाकर भी पायलट की इसी हालत में किसी तरह उसकी सर्जरी करने की कोशिश करेगा। वह बचेगा या नहीं, यह उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। केविन की बात मानकर सभी सदस्य प्लेन से जरूरी सामान ढूंढ लाते हैं, जो केविन की सर्जरी के लिए कच्चा माल हो सकता है, जैसे सब्जी काटने की छुरी, अल्कोहल और अन्य छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करते हैं। अब डॉक्टर केविन बिना एनेस्थीसिया के ही सर्जरी शुरू करता है। नतीजतन पायलट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उम्मीद से बेहतर तरीके से डॉक्टर केविन सर्जरी करता है। केविन बताता है कि आज रात आराम करने के बाद पायलट ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक वह पहले की तरह काम नहीं कर पाएगा। उनके साथ आगे क्या होने वाला है यह किसी को पता नहीं। रात में जब सब बाहर सो रहे होते हैं, एक नकाबपोश व्यक्ति आता है, घायल पायलट का मुंह दबा देता है और उसे दम घोंटकर मार डालता है। सुबह जब सब लोग उठते हैं तो मृत पायलट को देखकर वे बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली रात सर्जरी के बाद पायलट की हालत काफी अच्छी हो गई थी और उसने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने का वादा भी किया था। डॉक्टर केविन कहता है कि उसके शरीर में कोई संक्रमण नहीं था। फिर पायलट की मौत कैसे हुई, इस पर सब चर्चा करने लगते हैं कि पिछली रात किसी को बारी बारी से पायलट की देखभाल करनी चाहिए थी। खैर, अब वे कुछ भी नहीं कर सकते और शायद पायलट की मौत उसकी चोटों के कारण हुई है, इसलिए वे पायलट का शव उस मृत फ्लाइट अटेंडेंट के शव के पास थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, ताकि अगर यहाँ कोई बचाव दल आए तो वे दोनों के शव उनके परिवारों को लौटा सके। इसलिए वे किसी को दफनाते नहीं हैं। लेकिन कोई यह ध्यान नहीं देता कि पायलट की जेब से उसका फोन गिर गया है और डैनी उसकी फोन की तस्वीरें ले लेती है। डैन की पत्नी, जब मैं उससे इस बारे में पूछता हूँ तो डैनी उसे और किसी और को कुछ भी न बताने का निर्देश देती है, क्योंकि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद डैनी अकेले पायलट के शव के पास जाती है और उसकी उंगली काट लेती है, ताकि वे फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक कर सकें। इस बीच जब वह अधेड़ उम्र के दंपति एक साथ होते हैं तो लिसा अपने पति डेविड से कहती है कि उसे नहीं लगता कि पायलट की मौत सामान्य तरीके से हुई है। एक समय मैं अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी और एक बार मैंने देखा था कि एक मरीज की सांस रुक गई और वह मर गया। लिसा को पायलट के चेहरे में वही अस्पताल के मरीज जैसी काली छाया दिखी, यानी किसी ने जानबूझकर उसकी सांस रोक दी थी। लेकिन उसने यह बात सबके सामने खुलकर नहीं कही, क्योंकि साफ है कि इन 8 लोगों में से ही किसी एक ने पायलट की हत्या की है। तब उसका पति डेविड हैरान होकर पूछता है, यात्रियों में से कोई पायलट को क्यों मारेगा? लेकिन लिसा के अनुसार अब उन्हें यही पता लगाना होगा और अब से उन्हें सतर्क रहना होगा और खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात कहते समय अचानक लिसा को महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। इधर ट्रेवल की क्रिस्टी एमी के पास आकर कहती है कि वह जानती है कि डैनी और एमी असल में शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह उसे सच बता देती है। तब एमी मान लेती है कि वे असल में एक अमीर व्यापारी की बेटी है और डैनी उनके परिवार का ड्राइवर है। लेकिन वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब उन्हें लगा कि उनका परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा तो वे अपना देश छोड़कर फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। क्रिस्टी समझ जाती है कि उन्होंने झूठ बोला है ताकि बाकी यात्री उन पर शक की नजर से न देखें। उधर कार्लोस सबको एक अच्छी खबर देता है कि उसने उस प्लेन के मलबे में एक GPS डिवाइस ढूंढ निकाली है। वह कहता है कि अगर वह डिवाइस को पास के पहाड़ पर चढ़कर एक्टिवेट कर सके तो उनका काम हो जाएगा। इसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। इसके अलावा इस डिवाइस में जितनी भी खराबी आई है वह उसे अगले दिन तक ठीक कर देगा। यह सुनकर सबने चैन की सांस ली, क्योंकि आखिरकार यहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल गया था। कार्लोस बताता है कि उसके पिता कभी इलेक्ट्रिशियन थे और उसने उन्हीं से ये सब काम सीखा है, लेकिन वह खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता की दुकान छोड़ दी।
फिर सब कहते हैं कि ठीक है, आज के दिन में कार्लोस इस जीपीएस डिवाइस को ठीक कर ले और उनके हिसाब से पहाड़ पर चढ़ने में उन्हें आधा दिन लगेगा। इसलिए वे तय करते हैं कि सुबह होते ही वे डिवाइस लेकर ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन तभी लिसा उन्हें एक बुरी खबर सुनाती है। लिसा बताती है कि उनका खाना चोरी हो गया है। हालांकि वे यहाँ फंसे हुए सिर्फ एक दिन हुए हैं, लेकिन जो खाना उनके 3 दिन चलने के लिए था वह एक ही दिन में खत्म हो गया है। तब क्रिस्टिया और जैक जल्दी से प्लेन में जाकर ढूंढने लगते हैं कि किसने उनका खाना और पानी चुराया, और जो राशन और पानी 3 दिन चल सकता था वह अब सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो गया है। यहाँ क्रिस्टिया की खोजी क्षमता देखकर जैक टिप्पणी करता है कि वह कोई आम यात्री नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से वह जांच कर रही है आम लोग वैसे जांच नहीं करते। तब क्रिस्टी आखिरकार अपने पेशे के बारे में बताती है कि वह असल में एक रिपोर्टर है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के गैंग्स को बेनकाब करती है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। इसलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था ताकि अगर यात्रियों में कोई अपराधी हो तो वह उस पर हमला न कर दे। यहाँ मौजूद 8 यात्री अपने अपने अतीत को छुपा रहे हैं। इस बीच अब जब उनके पास पीने का पानी नहीं बचा है तो वे कार्लोस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी सभी जंगल में पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कुछ नीले रंग के मशरूम देखते हैं। क्रिस्टी अपनी रिपोर्टिंग के अनुभव से जानती है कि इन्हें खाने से किसी भी इंसान की कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। इसलिए वह सबको सख्त हिदायत देती है कि गलती से भी इन्हें न छुए। सर्ब कहता है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगते हैं। इसका मतलब है कि आसपास कहीं कोई बड़ा जल स्रोत हो सकता है। आगे बढ़ते हुए वे एक तालाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ का पानी साफ नहीं है, इसलिए उन्हें इसे शुद्ध करने का कोई तरीका निकालना होगा ताकि वे इसे पी सकें। तभी अचानक वे पीछे से गोली चलने की आवाज सुनते हैं और सभी तेजी से दौड़कर देखने जाते हैं। यह असल में डेविड था जो अपनी पत्नी लिसा के साथ था। उसकी बंदूक से डेविड ने एक बंदर का शिकार किया था ताकि वे उसे खा सके। दरअसल उनके सामान में एक बंदूक भी थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लिसा अब सबको बताती है कि वे किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक के बारे में कुछ नहीं कहा। अब डेविड द्वारा शिकार किए गए बंदर को खाकर सब लोग आज रात का खाना पूरा करते हैं। उधर क्रिस्टिया और जैक मिलकर एक तरीका निकालते हैं जिससे तालाब के पानी को कोई शुद्ध कर सके। यानी आज के लिए उनका खाना और पानी दोनों की समस्या हल हो गई है। लेकिन एक सदस्य है जो बंदर नहीं खा सकता, इसलिए उसका खाना बर्बाद ना हो इसके लिए डेविड खुद उसका खाना खा लेता है। इसके बाद वह सबको कहता है कि क्या उनके बैग में डेविड और लिसा की तरह कोई खतरनाक चीज छुपी हुई है या नहीं, क्योंकि इस बारे में सबको जानने का अधिकार है। कार्लोस अपना बैग खोलकर दिखाता है कि उसके पास सिर्फ उसकी फाइटिंग मास्क है जो उसकी फाइटिंग पर्सनैलिटी को दर्शाती है। इसके अलावा कल वे जीपीएस डिवाइस के साथ मदद भेजेंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी अचानक डेविड की तबीयत खराब होने लगती है और दूर से कोई प्लेन की एड में छुपकर उन्हें देखता रहता है। अब वही अज्ञात व्यक्ति अपना सैटेलाइट फोन निकालता है, 1 बजे एक लड़की को फोन करता है और कहता है कि उनकी योजना अब तक पूरी तरह सफल रही है और वे इसे जल्दी ही आगे बढ़ाएंगे। यानी उनके बीच किसी एक के पास सैटेलाइट फोन है, लेकिन वह 100 जानबूझकर इसे छुपा रहा है और शुरू से ही ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्यों, यह 1 बजे एक बड़ा रहस्य है जिसे हम बाद में जान पाएंगे। अगली सुबह सभी लोग लिसा के रोने की आवाज से जाग जाते हैं क्योंकि उसके पति डेविड की रात में ही मौत हो गई थी। डॉक्टर केविन जल्दी से जांच करता है और बताता है कि डेविड के मुंह से झाग निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है और संभवतः उसे जहरीले मशरूम खिलाए गए हैं जो उन्होंने पिछले दिन रास्ते में देखे थे। अब यह सुनकर लिसा गुस्सा हो जाती है और वह सबको बताने लगती है कि उनके बीच में से कोई एक एक करके सबको मार रहा है। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि उनके बीच से कोई बाकी लोगों को मारने क्यों जाएगा। ये 8 तो फ्लैट में आने से पहले एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। लिसा भी कैप्टन पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर डेविड को मारा है और वह उसी वक्त उसके चेहरे को देखकर यह समझ जाती है। लेकिन तब वह चुप रहती है ताकि सबके सामने झगड़ा ना हो। लिसा को वह सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसने डेविड से कही थीं और तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसीलिए उसी हत्यारे ने डेविड को भी निशाना बनाकर मार डाला। कल जब वे जंगल में जहरीले मशरूम पाए थे तब उनके बीच से किसी एक ने चुपचाप वह मशरूम उठा लिया था और रात में डेविड के खाने में मिला दिया था। ऊपर से डेविड ने कल आम का खाना भी खाया था, तो कौन जाने आम के खाने में भी जहर था या नहीं। अब वहाँ सभी डर और दहशत में आ जाते हैं क्योंकि अगर उनके बीच से ही कोई हत्यारा है तो फिर हर किसी की जिंदगी खतरे में है। ऊपर से अचानक उनका प्लेन जंगल में क्रैश होना और उसके बाद 11 सदस्यों की मौत, ये सारी बातें इशारा करती हैं कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से ही सोची समझी साजिश है। अब सब लोग वहाँ अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। डैनी अपनी पत्नी एमी को पैरट का फोन दिखाता है जिसे उसने पहले ही उठा लिया था। उस फोन में पैरट की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह खुद कबूल करता है कि प्लेन में एक बड़ा गुप्त रहस्य छुपा हुआ है और जानबूझकर इसे क्रैश कराया गया है। डैनी और एमी वह वीडियो बाकी सभी के साथ भी साझा करते हैं।
अब सबको यकीन हो जाता है कि वाकई में यहाँ कोई बड़ी मुसीबत छुपी हुई है और पिछली 2 बजे मौतें कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब कार्लोस बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस को ठीक कर लिया है और अब उन्हें बस पहाड़ पर चढ़ना है। लेकिन अब कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके बीच जो असली खलनायक है वही चाहता है कि ऐसा हो। जैसे ही डिफेंस काम करना शुरू करेगा वे यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। वे चर्चा करने लगे कि कौन कौन सदस्य पहाड़ के ऊपर जाएगा और कौन कौन नीचे रहकर कैंप की सुरक्षा करेगा क्योंकि सभी एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। तब जैक ने कहा कि ठीक है, वह खुद यहाँ कैंप की पहरेदारी करेगा और कार्लोस के साथ डॉक्टर, केविन और क्रिस्टी ये दोनों पहाड़ पर चढ़ेंगे और जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों अब डिवाइस लेकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। वे जानते थे कि अगर उनके बीच कोई हत्यारा है तो बाकी 2 मिलकर उसे संभाल लेंगे। उधर चढ़ाई के दौरान कार्लोस च्युइंगम खा रहा था और क्रिस्टी उसके रैपर को देखकर समझ जाती है कि यह तो उसी खाने का रैपर है जिसे चुराया गया था, यानी कार्लोस ने ही उनका खाना चुराया है। तो हो सकता है वही असली हत्यारा हो। हालांकि वह अभी किसी को कुछ नहीं बताती और खुद ही कार्लोस पर नजर रखने लगती है ताकि वह कोई गड़बड़ न करे क्योंकि जीपीएस डिवाइस तो कार्लोस के पास ही था। अगर कार्लोस डिवाइस को खराब कर देता है तो वह उसके पास से डिवाइस ले लेती है। इसके बाद तीनों मिलकर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और आधा दिन बीतने के बाद वे आखिरकार चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तभी अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ के किनारे लटक जाती है। उसके पास ही डिवाइस भी ठीक किनारे के पास गिर जाता है। उन तीनों को पता है कि अगर यह डिवाइस नीचे गिर गया तो यहाँ से बाहर निकलने का उनका एकमात्र रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना क्रिस्टी सबसे पहले डिवाइस को पकड़ लेती है। दूसरी ओर कार्डिया सारी और डॉक्टर केविन भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्रिस्टी डिवाइस और दोनों को ऊपर खींच लेती है और इस घटना के बाद तीनों के बीच आपसी विश्वास बन जाता है क्योंकि अगर उनमें से कोई हत्यारा होता तो वह आसानी से बाकी दोनों को नीचे फेंककर मार सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। अब कार्डा आखिरकार जीपीएस डिवाइस सेटअप करना शुरू करता है। वहीं डॉक्टर केविन अपना मोबाइल फोन भी चेक करता है लेकिन उसमें अभी भी कोई सिग्नल नहीं आया है, यानी अब उन्हें सिर्फ जीपीएस सिग्नल पर ही उम्मीद रखनी होगी। तभी कार्लोस बाकी दोनों को बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस चालू कर दिया है और कुछ घंटों के भीतर बचाव सिग्नल चारों ओर फैल जाएगा और कोई ना कोई आकर उन्हें बचा लेगा। अब सूरज डूब रहा है इसलिए तीनों अपने कैंप में लौटने लगते हैं। उधर नीचे मौजूद बाकी लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लीसा बंदूक तानकर जैक को दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि अपने पति की मौत के बाद वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर डैनी अपनी पत्नी एमी पर गुस्सा हो जाता है और वह उसे अमेरिका के किसी भी व्यक्ति से बात करने से मना कर देता है। अब से वह सब कुछ खुद ही संभालेगा। लेकिन अब एमी को डैनी पर शक होने लगता है। शायद उसने अपने ड्राइवर के साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि वह डैनी के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वह सिर्फ प्यार में पड़कर उस पर भरोसा कर बैठी और अपने ड्राइवर के साथ भाग आई और अब इस सुनसान जंगल के बीच में डैनी उसे अकेला मरने के लिए छोड़ रहा है। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है कि अगर मैं न होती तो तुम अब तक मर चुके होते। मैं डैनी का यह रूप देखकर डर जाती हूँ क्योंकि उसने आज तक डैनी को ऐसा कभी नहीं देखा था। अब वह डैनी के साथ भाग आने के अपने फैसले पर पछताने लगती है। यहाँ चारों लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऊपर से बाकी 3 लोग नीचे लौट आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जीपीएस डिवाइस को सही तरीके से इंस्टॉल कर दिया है और अगर किस्मत अच्छी रही तो कल तक कोई ना कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। वे रात का खाना खाते हुए सोच रहे हैं कि उन्हें बस कल तक ही कैसे टिके रहना है। रात होते ही बाकी सब सो जाते हैं लेकिन कार्लोस अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है क्योंकि वह अपनी प्रतियोगिता के लिए तैयारी पूरी करना चाहता है। कार्लोस अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर आया है और इतनी भयानक परिस्थितियों में भी वह सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी वजह से उसने शुरुआत में खाना चुराया था ताकि उसकी डायरी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन जब कार्लोस अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है तो वह देखता है कि सामने काले कपड़े पहने कोई खड़ा है और उसने अपनी रिंग का मास्क भी पहना हुआ है। इसके बाद वह व्यक्ति कार्लोस पर चाकू से हमला करता है और उसे मार डालता है। सुबह होने पर कोई भी कार्लोस को नहीं ढूंढ पाता। तब जैक कहता है कि वे सब अलग अलग होकर कार्लोस को ढूंढेंगे, लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाते हैं कि कल उन्होंने जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल किया था तो अब तक तो बचाव दल को आ जाना चाहिए था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कल जो डिवाइस उन्होंने इंस्टॉल किया था उसे उनके ही किसी सदस्य ने डिवास्टर के टारगेट पर फेंक दिया था। इसलिए अब कोई सिग्नल नहीं जा रहा है। इस बात को जाने बिना नीचे मौजूद सभी लोग कार्लोस को आसपास ढूंढने लगते हैं लेकिन वे उसे कहीं नहीं ढूंढ पाते। तब केविन कहता है कि उन्हें फिर से डिवेस्ट को चेक करने जाना चाहिए। क्रिस्टी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अब किसी को भी अकेले भेजने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब वे पहाड़ चढ़ने लगते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हैं। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ हुआ है। इसलिए वे पहाड़ की चोटी की ओर न जाकर चलना शुरू करते हैं और वहाँ कार्लोस की लाश पड़ी होती है जिसे पिछली रात किसी अज्ञात सदस्य ने मारकर वहां फेंक दिया था। इसके बाद वे दोनों अपने कैंप में लौटकर बाकी सभी को बताते हैं कि उन्होंने एक और सदस्य को खो दिया है। अब वहां सभी लोग मुझ पर और डैनी पर शक करने लगते हैं क्योंकि पिछली रात हम दोनों ही कार्लोस के सबसे करीब सोए थे। हालांकि डैनी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा कुछ क्यों करेगा और वही सवाल सबके मन में घूमता रहता है।
अगर उनमें से कोई एक हत्यारा है जो एक एक करके सबको मार रहा है तो उसका मकसद क्या है, वह ये सब क्यों कर रहा है। तब लिसा बताती है कि पिछली रात किसी ने उसकी बंदूक से सारी गोलियां चुरा ली हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची है जो उसकी जेब में रह गई थी। ये सुनकर केविन कहता है कि जब वह डैन का इलाज कर रहा था तब उसने उसकी पीठ पर 1 बजे का टैटू देखा था। ऐसा आमतौर पर गैंग के सदस्य करते हैं, मतलब डैनी शायद गैंग का आदमी है। ऊपर से मैं तो डैनी के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो हो सकता है कि डैनी ये सब कर रहा हो। हालांकि डैनी बताता है कि ये उसने खुद नहीं किया, बल्कि उसे जबरदस्ती करवाया गया था। उसे झूठे केस में जेल भेजा गया था और वहाँ गैंग के सदस्यों ने उसे टैटू बनवाने के लिए मजबूर किया। लेकिन बाद में उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। एमर के घर में ड्राइवर की नौकरी करता है और वहीं वह सयामी से प्यार कर बैठता है। वह कोई अपराधी नहीं है, वह ये सब कुछ नहीं कर रहा। डैनी के बारे में मैं और क्या बताऊं। ये सच है कि शुरू में वह पैसों के लालच में उसके पास आया था, लेकिन बाद में वह सच में उससे प्यार करने लगा और अब उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उस समय तक पहले ही शाम हो चुकी थी और बाहर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए सब लोग दौड़कर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें समझ में आता है कि कोई उन्हें क्यों मार रहा है। दरअसल बारिश के पानी की वजह से प्लेन की छत टूट जाती है और वहां से कुछ बैग बाहर आ जाते हैं। और जब जैक छत हटाता है तो दिखता है कि उसके अंदर बहुत सारे सफेद पैकेट रखे हुए हैं। सब लोग तुरंत समझ जाते हैं जो चीजें इस प्लेन के जरिए तस्करी की जा रही हैं। यहाँ डैनी ने गैंग के साथ मिलकर काम किया है, तो वह कहता है कि इनकी कीमत तो लगभग करोड़ों रुपए होगी। सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है कि कैसे एयरलाइन आम यात्रियों को ले जाने का बहाना करके असल में ड्रग्स की तस्करी करती है। इसलिए उनके टिकट बाकी फ्लाइट्स के मुकाबले बहुत सस्ते बिकते हैं और शायद एयरलाइन की कोई गुप्त जानकारी किसी तरह लीक हो और इसलिए उन्होंने जानबूझकर प्लेन को इस जंगल में क्रैश कराया है। और उनके बीच जो सदस्य बाकी लोगों को मार रहा है उसने यकीनन यह माल अपने कब्जे में लेने के लिए ही ऐसा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें वे अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उस सदस्य को बाकी सभी को मारने की क्या जरूरत थी। यहाँ सभी लोग इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में दिखता है कि मैं डर के मारे प्लेन से भाग गया हूँ और जिन चीजों का मालिक वह है अब वह उन्हें जान से मार देगा। अब डैनियल के पीछे पीछे सब उसे ढूंढने निकलते हैं। इसके बाद केविन के समझाने के बाद कि उन्हें किसी को भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए, फिर भी केविन की बात मानकर लिसा भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। यहाँ बाहर मूसलधार बारिश हो रही है और तेज हवा की आवाज में आसपास की कोई भी चीज सुनाई नहीं दे रही। और जब लिसा अपनी बंदूक लेकर मुझे ढूंढने की कोशिश करती है तभी पीछे से वही हत्यारा आकर उस पर हमला करता है और उसे फेंक देता है। यहाँ लिसा मरने से पहले हत्यारे के चेहरे का मास्क याद करने की कोशिश करती है। लिसा हत्यारे का चेहरा लगभग देख पाती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। सुबह होने के बाद जब सब लोग लिसा की लाश देखते हैं तो वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हत्यारा बार बार किसी न किसी को मार ही देता है। अब सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लेकिन किसी के लिए यह समझना मुश्किल है कि असली हत्यारा उनके 5 लोगों में से कौन है। तभी क्रिस्टी जैक की ओर बंदूक तान देती है और बताती है कि कुछ देर पहले उसने जैक के सामान में से कुछ पाया था। क्रिस्टी को पता चलता है कि सारी गोलियां ईसा की बंदूक से निकाल ली गई हैं और जालिस की बंदूक से गोलियां चोरी हो गई हैं। इसका मतलब क्रिस्टी के लिए यही है कि असली हत्यारा जैक ही है। उसके पास जैक के खिलाफ एक और सबूत है। उसे जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी मिला है, जिसे देखकर क्रिस्टी पूरी तरह से यकीन कर लेती है कि वही सब कुछ कर रहा है। हालांकि जैक इन सब बातों से इनकार करता है। वह कहता है कि यह सच है कि उसने सेलिस की बंदूक से गोलियां निकाल दी थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि लिसा ही असली हत्यारा है, इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए उसने गोलियां हटा दी थी। लेकिन सैटेलाइट फोन उसके पास था ही नहीं। शायद असली हत्यारा जो भी है उसने ही वह फोन उसके बैग में रख दिया ताकि जैक फंस जाए। तभी केविन जल्दी से कहता है कि इस सैटेलाइट फोन से कॉल करके तुरंत मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि उसने ये पहले ही कोशिश कर ली है। इस फोन में एक ऐसा पासवर्ड है जिसे अनलॉक किए बिना फोन काम नहीं करेगा और चूंकि वे फोन जैक के पास मिला है इसलिए उसी पर शक किया जा रहा है। इस पासवर्ड को सिर्फ जैक ही जानता होगा, लेकिन जैक का दावा है कि वह फोन उसका नहीं है और उसे पासवर्ड भी नहीं पता। अब डैनी गुस्से में आकर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन केविन उसे समझाता है कि अगर वे जैक को मार भी दें तो भी अगर सैटेलाइट फोन अनलॉक नहीं हुआ तो वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए उन्हें जैक को जिंदा रखना होगा। इसके बाद वे फिलहाल जैक को बांध कर रखते हैं। अब बाकी चारों यह फैसला करते हैं कि उनमें से किसी एक को जैकेट पहननी होगी। जाति सेता का मुंह खुलता है और रैंडमली डॉक्टर केविन का नाम निकलता है, तो केविन जैक के पास जाकर फिर से उससे पासवर्ड पूछता है, लेकिन जैक फिर से मना कर देता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। मजबूरन केविन उसकी नाव बहुत देर रात में शुरू करता है। उधर बाकी 3 सदस्य क्रिस्टी, डैनी और एमी पहाड़ के ऊपर रहते हैं। वे जीपीएस डिवाइस चेक करने चले जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि डिवाइस की तार को खोल दिया गया है, इसलिए इतने दिनों से कोई उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया है। जहां अब भी कुछ लोग उस खोए हुए विमान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि लोकेशन अमेजन के जंगलों के बीच में है, जो अमेरिका की सीमा के बाहर है। और चूंकि एयरलाइंस अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वे अपनी आर्मी को जंगल में नहीं भेज सकते। इसी वजह से एक सरकारी जांचकर्ता क्लेयर एयरलाइंस के ऑफिस में पहुंचती है और अपनी कंपनी को जांच का आदेश देती है, क्योंकि उनका विमान कई दिनों से लापता है और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। यह वह एयरलाइंस के मैनेजर कोरा से मिलती है। तुम निश्चिंत होकर जांच कर सकती हो, लेकिन चूंकि विमान अमेरिका की सीमा के बाहर है, इसलिए वहां केवल मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है।
यहाँ यह भी खुलासा होता है कि वह जांचकर्ता क्लेयर असल में जैक की पत्नी है और जैक वहाँ एयरलाइंस के खिलाफ जांच के लिए एक सीक्रेट मिशन पर गया है। इसी वजह से क्लेयर उसकी तलाश कर रही है। इसके चलते अब यह भी साफ हो जाता है कि 5 सर्वाइवरों में से जैक असल में कातिल नहीं हो सकता। हालांकि फिलहाल बाकी 4 लोग उस पर शक कर रहे हैं। उधर बंदी बने जैक के पास क्रिस्टी अकेले आती है। क्रिस्टी को भी लगता है कि जैक को फंसाया जा रहा है। यहाँ जैक उसे समझाता है कि अगर ज्योतिषी सच में सबको मारना चाहता तो वह लिसा की गोली के साथ पूरी बंदूक ही चुरा लेता और बाकी सबको आसानी से मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टी समझ जाती है कि जैक सच बोल रहा है, इसलिए वह चुपचाप किसी को कुछ नहीं बताती। क्रिस्टी जैक की रस्सी खोल देती है और उसे दूर भाग जाने के लिए कहती है ताकि बाकी लोग उसे और टॉर्चर न करें। सुबह बाकी 3 लोग हैरान रह जाते हैं कि जैक कैसे भाग गया। यहाँ क्रिस्टी ऐसा अभिनय करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। तब डेनिया और रेमी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अगर जैक सच में किलर है तो वह अब आजाद हो गया है। सबकी जिंदगी अब भी खतरे में है। केविन ने तो कल जैक को बहुत टॉर्चर किया था। उसे लगता है कि जैक बदला लेने जरूर आएगा। ये सोचकर डॉक्टर केविन डर जाता है। अब डेनिया और रेमी को लेकर क्रिस्टी डॉक्टर केविन से अलग होकर दूसरी ओर चली जाती है क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। लेकिन क्रिस्टी उसे फिर समझाती है कि अगर सब अलग हो जाएंगे तो जो असली किलर है उसके लिए काम और भी आसान हो जाएगा। हालांकि डैनी याद दिलाती है कि वे 2 दिन से साथ हैं, फिर भी उनके कई साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए अब अलग होना ही बेहतर है। दूसरी ओर जैक भी कैंप से दूर जाकर अकेले रहने के लिए किसी आश्रय की तलाश में निकल पड़ता है। वह बाकी 4 सदस्यों के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि क्रिस्टी को छोड़कर बाकी 3 लोग उसे किलर समझ रहे हैं। इधर डैनी तब रेमी को आश्वस्त करती है कि वह उसे कुछ भी होने नहीं देगी। उन्होंने पहले ही जीपीएस डिवाइस चालू कर दिया है। रेस्क्यू टीम आ जाएगी और सच में वही होता है। मैक्सिकन आर्मी को आदेश मिल जाता है कि वे अब उस डिवाइस की लोकेशन पर जाकर वहां मौजूद सर्वाइवर्स को बचाएंगे। अब आर्मी कैंप के कुछ सैनिकों की एक टीम एक हेलीकॉप्टर से अमेजन के जंगल की ओर रवाना हो जाती है। इधर डेनिया और रेमी एक साथ बैठे हैं और बाकी तीनों सदस्य अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक वे एक साथ कई गोलियों की आवाज सुनते हैं। यहाँ वे दौड़कर एक साथ कैंप में वापस आते हैं। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं कि डेनिया और रेमी दोनों को किसी ने पीछे से गोली मार दी है और वे भी मर चुकी हैं। अब यहाँ क्रिस्टी, जैक और केविन बचे हुए आखिरी 3 सर्वाइवर एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। इन तीनों में से ही कोई असली किलर है जो अब तक सबको मारता आ रहा था। उधर आर्मी को भी सिग्नल मिल चुका है और अब वे इस लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड का अगला भाग देखने के लिए पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे जिसमें और भी बड़े बड़े ट्विस्ट्स हैं। असली मजा तो आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिलेगा। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।